वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। खुश होने के लिए पैमाना मत देखिए। खुश होने के लिए पैमाना मत देखिए, खुशियों के मौके हजार मिलेंगे। खुश होने के लिए पैमाना मत देखिए कि ये इससे खुश हो जाए कि उससे खुश हो जाए। बहुत सारे मौके मिलेंगे मेरे मित्रों। और हमेशा अच्छे काम करने वालों की मदद करनी चाहिए और उम्मीद से लवरेज रहे, उम्मीद से पूरा ओतप्रोत रहें और घबराए नहीं। यह बुरा दौर जो कोरोना काल का है वो भी गुजर जाएगा। और चलिए आज हम आपके परीक्षा की तैयारी में सोशल साइंस का जो अर्थशास्त्र का जो पार्ट है, जो लेशन है, जो अक्सर आपको बहुत बोरिंग लगते हैं, उसको हम इंटरेस्टिंग बनाने के प्रयास में आपके साथ में इस वीडियो के साथ हाजिर हैं। इसमें आपका सहयोग जरूरी है। पहला क्वेश्चन जो बच्चों द्वारा पूछा गया है कि सर ये बड़ा परेशान करता है और याद नहीं होता है, और वो क्वेश्चन है राष्ट्रीय रा ग्रा रो गा अ 2005 नरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करें। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ बच्चों कि आप लोगों की जिज्ञासा होगी कि रा ग्रा रो गा अ 2005 क्या है। तो मैं बताऊं आपको बच्चों, राज से होता है राष्ट्रीय, राज से राष्ट्रीय, ग्रा से ग्रामीण, वेरी गुड। रोज से होता है बच्चों रोजगार, रोजगार। और गा से गारंटी, गारंटी। और अ से अधिनियम, अ से अधिनियम। और ये सरकार द्वारा एक अधिनियम मतलब नियम, कानून, और ये पास हुआ था 2005 में, जिसको जनरली सामान्य रूप से नरेगा 2005 कहते हैं। अब हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो पहला जो इसका उद्देश्य क्या है, जरा सुनाएं आप। पहला उद्देश्य क्या है? उन सभी लोगों को जो काम हाँ बोलिए। उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना है। हाँ, देखिए इसका पहला उद्देश्य क्या है। ऐसे लोग जो काम करने में है ना सक्षम है ना, जिसके हाथ पांव सही सलामत है, जो काम करने में क्या है सक्षम है, काम करने में सक्षम है। और क्या बोल रहा है? और जिन्हें काम की जरूरत हाँ, है। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करने में सक्षम है लेकिन काम की जरूरत नहीं है। तो जिनको जरूरत नहीं उसे नहीं, जिनको काम की जरूरत है। किसकी जरूरत है? काम की जरूरत है। किसकी? काम की। ऐसे लोगों को साल भर में कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। समझ में आ गया क्या है इसका उद्देश्य? पहला उद्देश्य उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है तथा जिन्हें काम की जरूरत है।
उन लोगों को क्या देना, 100 दिन का रोजगार साल भर में उपलब्ध कराना जरूरी है। दूसरा उद्देश्य क्या है? रोजगार नहीं उपलब्ध करवा सकने में उन्हें बेरोजगार भत्ता देना। हाँ, देखिए सरकार ने ये नियम बनाया कि अगर आप कोई, मान लीजिए किसी गांव में कोई काम नहीं है तो रोजगार आप नहीं दे पाओगे, तो जब रोजगार नहीं दे पाओगे तो उसके लिए भी एक नियम बना है कि रोजगार नहीं देने पर, रोजगार नहीं देने पर क्या करना, रोजगार भत्ता देना, रोजगार भत्ता देना होगा। रोजगार भत्ता मतलब स्टाइपेंड, सरकार की ओर से कुछ पैसे, है ना, देना। तीसरा क्या है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। हाँ, देखिए पहला है कि आय में वृद्धि करना। आय में वृद्धि करना किसकी? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि करना। और वृद्धि करने से क्या होगा कि उनका रोजगार का स्तर, उनका जीवन स्तर, उनके जीवन का स्तर जो है, जीवन स्तर में क्या सुधार लाना। जो आज 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, उनको 2 जून की रोटी मुहैया हो, उनको खाने पीने के अच्छे साधन हो, संतुलित भोजन मिले। तो ये है राष्ट्रीय राजगार अधिनियम 2005 का उद्देश्य। और एक क्या है? भविष्य में भूमि से ज्यादा बढ़ाने वाले काम को वरीयता देना। तो सरकार के दिमाग में एक ये भी समस्या है कि हम रोजगार भत्ता कब तक देते रहेंगे। तो क्या है कि जो गांव में भूमि ज़्यादा होती तो भूमि से उत्पाद बढ़ाने वाले काम को वरीयता देना। काम को वरीयता देना, है ना, वरीयता देना। तो ये है ना, ताकि भूमि से, बहुत सारी भूमि गांव में है और गांव में अगर हम भूमि से उत्पादन बढ़ाने वाले काम को पहले करेंगे तो लोगों को स्वयं ही रोजगार मुहैया होगा, हमको स्टाइपेंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए 5वां जो उद्देश्य है, भूमि से उत्पाद बढ़ाने वाले काम को वरीयता देना, उसको पहले नंबर देना। यही है रू गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य। अगला जो अर्थशास्त्र से अगला प्रश्न है, जो जिसकी संभावना ज़्यादा है, वो है बच्चों, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत? क्वेश्चन क्या है? भारत में हमें ऋण के जो औपचारिक स्रोत, उनको बढ़ाने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? तो मैं सबसे पहले आपको ऋण के जो स्रोत हैं, कहाँ से ऋण मिलते हैं, उनके स्रोत कौन कौन से हैं, हम इस को पहले स्पष्ट करना चाहेंगे। बच्चों, मैं बताऊं आपको, ऋण के मुख्य स्रोत 2 प्रकार के। ऋण के मुख्य स्रोत कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला स्रोत क्या है? औपचारिक स्रोत है, और दूसरा है अनौपचारिक स्रोत। अब औपचारिक स्रोत
में आप जानना चाहोगे कि औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो औपचारिक स्रोत मैं बताऊं आपको, पहला तो बैंक है और दूसरा सहकारी समिति है। बैंक सब कोई जानता है, आप लोगों के बैंक में खाते खुले हैं। तो बैंक जो है आपका ऋण का औपचारिक स्रोत है, सहकारी समिति भी ऋण का औपचारिक स्रोत है। दूसरा आता है अनौपचारिक स्रोत। अनौपचारिक स्रोत वो होता है मित्रों जो अक्सर गांव में देखा जाता है, किसी साहूकार से, महाजन से उधार लेना, या किसी व्यापारी से उधार लेना, या फिर किसी अपने मित्र से उधार लेना। ये अनौपचारिक स्रोत है। तो आपको समझ में आ गया मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक बैंक है, सहकारी समिति है, अनौपचारिक स्रोत में साहूकार हैं, व्यापारी हैं। अब आपको अंतर भी स्पष्ट कर दूं कि औपचारिक स्रोत है और अनौपचारिक स्रोत में इनमें ब्याज दर, जब कोई उधार लेता है तो ब्याज दर स्वाभाविक है लगेगा ही। तो औपचारिक स्रोत में ब्याज दर आपको जानकारी के लिए बता दूं 8% से 10% के बीच रहता है, किसमें, औपचारिक। लेकिन अनौपचारिक स्रोत में जो है ये औपचारिक स्रोत की जो ब्याज दर है उससे 4 से 6 गुना महंगा होता है, 4 से 6 गुना महंगा होता है ये, किसमें, अनौपचारिक स्रोत में का ब्याज दर, ये ब्याज दर 4 से 6 गुना महंगा होता है। तीसरा, औपचारिक स्रोत से लोगों का ऋण लेने पर, औपचारिक स्रोत से ऋण लेने पर जो ऋण लेने वाले हैं, जो कर्जदार हैं, उनका शोषण नहीं होता है, उनका शोषण नहीं होता है। जबकि अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेने पर अनेक प्रकार के शोषण होते हैं। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि ये साहूकार का व्यक्तिगत होता है तो अपने आदमियों को बेच करके परेशान करते हैं। कभी बहुत सारी प्रताड़नाएं दी जाती हैं। तो इन सब जो आपने देखा, अध्ययन किया, तो इन सब अध्ययन करने से ये पता चला कि भारत में किसके स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता है, औपचारिक स्रोत। अनौपचारिक स्रोत तो वैसे ही मिल जाएंगे, लेकिन बढ़ाने की जरूरत है वो औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की जरूरत है। किस स्रोत को, औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि क्या मिले, ताकि जो ऋण लेने वाले हैं उनको सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध, सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध हो जाए, ठीक है, और शोषण भी ना हो। तो आपने समझ किस प्रकार के स्रोत को बढ़ाने की जरूरत है, औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि सस्ते दर पर ऋण मिल सके और उनका शोषण भी न हो। चलिए बोलिए, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार भिन्न है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों पहले मैं आपको समझाऊं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या है। ऐसी कंपनियां जिनके कई देशों में इनके व्यापार चलते हैं, जैसे कि भारत में चल रहा है, ठीक है, और यूरोप में चल रहा है ना, इंडिया में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल, कई देशों में
जिस कंपनी के कारोबार चलते हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अन्य कंपनियां जो जो बहुराष्ट्रीय नहीं है, जिसका किसी राज्य में चल रहा है या एक देश में चल रहा है, केवल देश भर में चल रहा है, तो ये अन्य कंपनियों में आएंगे। जैसे राज्य में चल रहा है किसी का व्यापार, किसी का केवल देश में चल रहा है, या किसी का एक जिले में चल रहा है, किसी का एक गांव में चल रहा है, तो इनमें क्या अंतर है? तो पहला अंतर बताइए, आप सुनाइए, पहला अंतर क्या बोलता है? यह एक से अधिक देश में उत्पाद का काम करता है। तो अभी बताया मैंने आपको कि ये एक से अधिक देश में, जैसे भारत में काम करता है कोई, प्लस चीन में काम करता है कोई, जापान में काम करता है किसी, है ना, अमेरिका में काम करता है ना? तो ये ऐसी कंपनियां जो कई देशों में काम करती हैं उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियां। यह देश के भीतर ही उत्पाद का हाँ, अन्य कंपनियां जो है वो केवल देश के भीतर ही उत्पादन का काम करती हैं। अगले यह अन्य देश में उत्पाद हेतु कारखाना या कारखाना स्थापित करता है जहां इन श्रम। देखिए अगला जो अंतर है, ये उन देशों में उत्पादन है तो कार्यालय स्थापित करती है जहां इन्हें श्रम। देखिए व्यापार है तो सारे देश में वो थोड़ी अपना व्यापार स्टार्ट करेंगे जहाँ पे कि सस्ते मजदूर मिल जाएंगे, सस्ते मजदूर मिलेंगे, सस्ते साधन मिलेंगे, तो वहाँ पर वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना रोजगार, हाँ, या ऑफिस कार्यालय खोलेंगे। दूसरा, इनके पास देसी है तो इसलिए इनके पास कोई विकल्प नहीं है कि हम यहाँ सस्ते मिलेंगे तो वहाँ खोलेंगे। इनके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि ये देश में इनको चलाना है, तो हमें यहाँ पर चलाना है। जैसे आपको झारखंड में खोलना है तो हाँ, इनको झारखंड में ही खोलना है। इनको ये नहीं देखना होगा कि हम अमेरिका चले जाएं या जापान चले जाएं, तो इनके पास कोई विकल्प नहीं है अन्य कंपनियों के पास। दूसरा ये है कि इनकी लागत क्या होती है, लागत में क्या अंतर है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लागत क्या होती है, कम होती है। और ये लागत कम है इसलिए लाभ क्या होता है, लाभ इनका अधिक होता है। लेकिन अन्य कंपनियों में लाभ बढ़ाने के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं होता। लाभ बढ़ाने का कोई संभावना नहीं होती, संभावना नहीं होती। तो आपने देखा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अन्य कंपनियों में क्या अंतर है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक साथ कई देशों में अपने व्यापार करती हैं। अन्य कंपनियां किसी देश के भीतर ही या किसी राज्य के भीतर ही काम करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों उन देशों में उनके पास स्थापित करने का विकल्प है, छूट है, जहां पर उन्हें सस्ते मजदूर मिले, जहां सस्ते साधन मिले। हाँ, लेकिन अन्य कंपनियों में इस प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, उनको देश के भीतर ही काम करना है। हाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में क्या है कि उनमें जो माल बनते हैं, उत्पादन होता है, उनकी लागत कम होती है और उससे क्या होता है कि लाभ अधिक कमा पाते हैं। लेकिन देसी कंपनियों में ऐसा लाभ बढ़ाने के लिए ऐसी कोई उनके पास संभावना नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो यही अंतर है बच्चों, आपने समझ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है।